बासेल बैंकिंग अकॉर्ड और ये सारी चीजें। भारत के अंदर लोकल इंडियन बैंक कोलैप्स ना कर जाए उसके लिए आरबीआई के प्रोविजन रहते हैं, एसएलआर, सीआरआर और सो ऑन। इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो जाए। तो एक चीज है, उसे बोलते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। इसका बाप कौन है? 60 सेंट्रल बैंकर्स। जैसे भारत में आरबीआई है, चीन के अंदर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व, तो ऐसे सभी लोग 60 देशों के उन्होंने मिलकर ये बनाया बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, राइट। अब ये BIS उसकी एक कमिटी है, कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, और इनकी ऑफिस है स्विट्जरलैंड के ये बासेल सिटी के अंदर। जियोग्राफिकली ये है स्विट्जरलैंड, उसके साथ कौन कौन से बॉर्डर वाले हैं? फ्रांस है, इटाली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंग्लैंड टच नहीं करता, वो समंदर के उस तरफ। मैप में कुछ पूछ सकते हैं, ठीक। अब ये कमिटी 3 बार फ्रेमवर्क लेके आई। पहला फ्रेमवर्क था 88 में, दूसरा फ्रेमवर्क 2004 में, तीसरा फ्रेमवर्क 2011 के अंदर। अब वहां पर क्या प्रोविजन, क्या फॉर्मूला, अपने लिए सारी टेक्निकल चीजें काम की नहीं, एक ब्रीफ ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो अपने को प्रीलिम मेंस इंटरव्यू में कहीं कुछ कोट करना। सो बासेल बैंकिंग अकॉर्ड समझते हैं। पहले 3 चीजें दिमाग में बिठाओ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज परसेंटेजेस। 9 डिवाइडेड बाय 100 परसेंट में कितना होगा? 9%। दूसरा सवाल, अगर ये डिनोमिनेटर छेद के अंदर 100 नहीं, मेरे पास 120 है और इधर मेरे को 9% जवाब चाहिए, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना होना चाहिए? या फिर दूसरे शब्दों में कि 120 का 9% कितना होगा? निकालो स्मार्टफोन, गिनती करो। 10.8%। तीसरा सवाल, 120 है मेरे पास, उसका 9% चाहिए और ऊपर न्यूमरेटर में मेरे पास ऑलरेडी 9 है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 1.8 प्लस करो तो जवाब कितना हो जाए? 10.8। अब ये 1.8 बस रट्टा मारो, ये 1.8 आगे स्लाइड में पता चल जाएगा ये रट्टा क्यों माना। पहला कंसेप्ट परसेंटेज दिमाग में आ गया। दूसरा कंसेप्ट, आप जब बैंक में पैसा डालोगे, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट, लेकिन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है? जो पैसा डिपॉजिट में आता है दैट इज इट्स लायबिलिटीज, राइट, और जो वो लोन में घुमाते हैं दैट इज उसकी एसेट्स। तो लायबिलिटी में कौन सी होती है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उस पर सीआरआर एसएलआर मेंटेन करो एक बार। और एसेट में जो वो लोन में पैसा घुमाता है, और यहाँ पर भी हमको पता है कि 40% शुड गो टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। आगे कोई बैंक शुरू करनी हो तो उसके लिए भी पहले कैपिटल होना चाहिए, राइट। वो आप प्राइवेट बैंक के लाइसेंस अपने बंधन आईडीएफसी वाला देख लो या स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक, पहले आरबीआई बोलती है कि इट विल बी अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए, और फिर वो लाइसेंस के लिए अर्जी डाले, हम सोचेंगे और उसको लाइसेंस देंगे। तो मतलब बैंक भी शुरू होती है तो कैसे? कहीं से कैपिटल लाके। तो कैपिटल आप 2 तरीके से ला सकते हो, इधर भी आइदर डेब्ट और इक्विटी। मान लो दोनों जोड़ के मैं कैपिटल लेके आया 9 करोड़ और मेरी नंबर भी लग गया और मेरी बैंक शुरू हो गई। अब कस्टमर आके उसके अंदर पैसा डाल रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। मान लो मेरा एनडीटीएल है 200 करोड़। अब सारा पैसा मैं लोन में नहीं घुमा सकता, यहां से मेरे को कुछ पैसा एक बाजू रख देना है। सीआरआर है, एसएलआर है, दुकान का भाड़ा, राइट, स्टाफ सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल वगैरह। उसके बाद जो पैसा बचा, मान लो 150 करोड़ बचे, वो मैं लोन में घुमाऊंगा, तो मेरी बैंक के लिए वो क्या हो गया? एसेट। लेकिन ये सभी एसेट, उसके अंदर रिस्क भी होगा। रिस्क क्या होगा? कुछ फेल कर जाएंगे, एनपीए हो जाएंगे, सब स्टैंडर्ड लॉस, वो सारी बात। तो मतलब बैंक के लिए एसेट तो है, लेकिन इन एसेट के अंदर कहीं कहीं कुछ रिस्क होता है। तो एक चीज लेके आनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड रिस्क वेड एसेट्स। एक तो होता है वो सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेड एवरेज, राइट। उसी प्रकार से कुछ निकाले। ये फॉर्मूला पूरा गलत है, केवल समझाने के लिए इलस्ट्रेशन। मेरे पास जो भी पैसा था, बैंक के पास जो डिपॉजिट में पैसा है, उसमें से थोड़ा मेरे को देना था एसएलआर में, राइट। तो दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब आपको पता वहां पर रिस्क एकदम कम होता है कि आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल वापस मिलने वाला है, तो उसको मैं थोड़ा कम रिस्क वेट असाइन करूं, मान लो 10%। तो अगर 100 करोड़ रुपए मैंने जीसेक में डाले हैं तो मैं गिनूंगा कितने? केवल 10 करोड़ रुपए, 10% ऑफ दैट। तो इधर 10% लिखो। फिर बैंक ने जो होम लोन में पैसा डाला उस पर 20% मान लो रिस्क असाइन किया, तो प्लस वो इतने करोड़, प्लस 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 करते जाओ। क्रॉप लोन, मान लो कि वहां तो क्रॉप फेल कर गया तो आप क्या करोगे? जमीन तो जब्त कर नहीं सकते, तो मान लो वहां पर डाल दिया कि 50%। फिर आपकी कुछ लोन अगर ऐसे में हो गए, स्पेशल मेंशन अकाउंट, 30 दिनों से ज्यादा वहां पर नहीं मिला, अप टू 90 डेज, तो वहां पर कि हाँ ये तो फेल करने के चांस ज्यादा है, तो 60% वेल डाल दिया। मतलब अगर यहाँ 100 करोड़ मैंने
इस तरह से पड़े हैं, राइट, तो मैं गिनूंगा 60 करोड़। तो इस प्रकार से प्लस 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 करके मेरे पास मान लो जवाब आया कि मेरी बैंक की रिस्क वेट एसेट्स आर 120 करोड़। अब बासेल बैंकिंग नॉर्म्स, उसका जो ये थर्ड फ्रेमवर्क है, वो क्या बोलता है कि कोई भी बैंक के लिए मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो 9% होना चाहिए मिनिमम। तो मतलब रेशियो के हिसाब से क्या होगा, रिस्क वेट एसेट, तो वो मैं डिनोमिनेटर छेद में रखो 120, ऊपर कैपिटल, और उसका जवाब क्या होना चाहिए 9%, दैट इज CRER, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स। तो अब मेरे को सोच के बताओ, ये 120 और 9 और हम गिनेंगे। अब यहाँ पे और बात आती है, ये जो कैपिटल होता है उसे ये लोग टेक्निकली दो प्रकार में विभाजित करते हैं, टीयर 1 कैपिटल एंड टीयर 2 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल मतलब इक्विटी टाइप का जो पैसा आया है बैंक के पास कैपिटल में, कॉमन शेयर्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स। टीयर 2 में कौन सा, एक तो बॉन्ड टाइप का, डेब्ट टाइप से वो उधारी में अगर बैंक ने कैपिटल जमा किया था, या फिर कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट मतलब फॉर एग्जांपल ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, OFCD डेब्ट के रूप में होता है, इक्विटी में तब्दील करा सकते हो, L2P1 में देख लेना वो, ठीक है। क्या की कैपिटल है उसके दो प्रकार इधर गिनते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी चीजें आएंगी, बट ये अपने टेक्निकल में नहीं जाना है। और RBI वाले ऊपर से ये बोलते हैं कि टीयर 1 वाला जो है वहां पर कम से कम 7% इधर होना चाहिए, और टोटल में कितना होना चाहिए, बासेल वाले बोलते हैं 9%। अब शुरू करते हैं। शर्त क्या है, आपका जितना भी रिस्क वेट एसेट है आप निकालो RWA, और उसका 9% उतना आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अब 2019, 31 मार्च 2019 तब तक क्या होगा उसका हम तो प्रोजेक्शन ही कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्शन ऐसा लगता है कि इधर 9% होना है। मान लो कि रिस्क वेट एसेट आर 120 लाख करोड़ रुपीस, तो बैंक के पास कितना कैपिटल होना चाहिए था, 10.8%, तभी जाके जवाब आएगा 9%, राइट। बैठा है दिमाग में, ये जवाब अपने को लाना है, 9% होना चाहिए। रिस्क वेट एसेट बैंक की है, तो उसके सामने उसके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, 10.8 लाख करोड़ रुपीज आर रिक्वायर्ड बाय ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। लेकिन उस वक्त तक सरकार की बैंकों के पास केवल 9 लाख करोड़ जितना ही होगा, तो एडिशनल कितना चाहिए उनको, 1.8 लाख करोड़ रुपीज इतना और कैपिटल चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, या कि सरकारी बैंकों का पुनः पूंजीकरण। अब ये 1.8 लाख करोड़ रुपए किधर से आएंगे, दो जगह से आएंगे। सरकार इंद्रधनुष प्लान लेके आई, वहां पर उन्होंने बोला है कि हम 70,000 करोड़ रुपीज आपको देंगे इसके लिए, और ये भी मतलब एक साथ नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में, कि 2015 में 25,000 करोड़, 2016 में दूसरे 25,000 करोड़, फिर 10,000, फिर 10,000, 25, 25, 10, 10, टोटल 70,000 करोड़ रुपीज इंद्रधनुष प्लान के हिसाब से दिए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स क्या होगा कि बैंक वाले प्रेफरेंशियल शेयर सरकार को देंगे, और सरकार क्या उनको पैसा देगी, राइट। लेकिन यहाँ सरकार बड़ी सरकारी बैंकों को, एफिशिएंट सरकारी बैंकों को पहला प्रावधान देगी, देन दूसरे कोपचे वाले बैंकों। सो रिस्क वेट एसेट 120 लाख करोड़, उसका 9% CRAR मेंटेन करना था, तो सरकारी बैंकों को 10.8 लाख करोड़ का रिक्वायर्ड। लेकिन प्रोजेक्शन ये है कि तब तक उनको इतना पैसा नहीं होगा, उनको एडिशनल 1.8 लाख करोड़ चाहिए होगा, ठीक। और वो किधर से वो लाएंगे, दो जगह से। सरकार ने बोला 70,000 करोड़ रुपीज हम देंगे, बाकी का तुम लोग खुद से कैपिटल मार्केट से लेके आओ, ये बात है। तो हम देखते हैं कैसे लाएंगे वो। अगेन सरकारी बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन करना है, कब तक, 31 मार्च 2019 तक। कितना पैसा चाहिए, एडिशनल 1.8 लाख करोड़। अब आप समझो बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट में आ रहा है उसको इधर नहीं गिनेंगे, ये कैपिटल वाली बात चल रही है। अगर मैं थर्मल पावर प्लांट शुरू करूं तो कैपिटल डेब या इक्विटी से शुरू किया, रॉ मटेरियल मेरा क्या होगा, कोयला, और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सेम वे बैंक के लिए जो डिपॉजिट में पैसा आ गया वो उसका रॉ मटेरियल, दैट इज नॉट कैपिटल। तो बैंक जिसने भी शुरू की उसके पास कैपिटल दो तरीके से आया होगा, डेब या इक्विटी, राइट, या दोनों का कॉम्बिनेशन। अब एडिशनल कैपिटल कितना चाहिए बैंकों को, सरकारी बैंकों को 1.8 लाख करोड़ रुपीज। वो एडिशनल कैपिटल में से सरकार ने बोला कि कोई नहीं, 70,000 करोड़ रुपीज हम देंगे आपको इंद्रधनुष प्लान के अंतर्गत, 25, 25, 10, 10, 70,000 करोड़ रुपीज। वो कैसे, प्रेफरेंशियल शेयर के मार्फत, मतलब बैंक अपने नए प्रेफरेंशियल शेयर छाप के सरकार को दे और सरकार सामने उनको पैसा दे। मतलब ये क्या कैसे पैसा आया, इक्विटी। तो दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि सरकार क्या करेगी, इक्विटी इन्फ्यूजन करेगी, या कैपिटल इन्फ्यूजन थ्रू इक्विटी रूट। इतने पैसे आ गए, 70,000 करोड़ आ गए।
तो बाकी कितने बचे 1.8 माइनस 70,000, 1,10,000 करोड़ रुपए अभी भी चाहिए। तो वो बैंक कहां से जमा करेगी, डेब या इक्विटी या दोनों से। तो बैंक अगर चाहे तो सरकारी बैंक और नए शेयर इश्यू कर सकती है। उसको आईपीओ नहीं बोल सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, राइट। लेकिन सरकार ने ये बोला है कि हाँ सरकारी बैंक वाले तुम जाके और शेयर इश्यू कर सकते हो, राइट, लेकिन हमारी शेयर होल्डिंग 50% से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द आईडीबीआई बैंक। वो क्यों, आगे बात करेंगे। मतलब एक रिकैपिटलाइजेशन के व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिकैपिटलाइजेशन फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, एक तो इंद्रधनुष के 70,000 करोड़ रुपीस, दूसरा की ये लोग दूसरे और एफपीओ में शेयर इशू कर दे, प्रोवाइडेड की 50% से सरकार की शेयर होल्डिंग कम ना हो। और पैसा कहां से ला सकते हो, डेब। अभी डेब में बैंक किसी और बैंक से लोन नहीं ले सकती, राइट। वो क्या करेगी, नए बॉन्ड्स इशू करेगी। तो सरकारी बैंक वाले चाहे कैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स भी इशू कर सकते हैं। बॉन्ड आप समझते हो कि उस पर नियमित ब्याज भी देना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी परत करना पड़ेगा। अब सवाल कि ये सरकारी, खास करके खोपचे वाली सरकारी बैंक देना बैंक इलाका में, वो अगर बॉन्ड भी इशू करेगी तो कौन खरीदेगा, सरकार रास्ता लेके आई। 7 पे कमीशन, उस हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, राइट। तो सरकार ने ये बोला कि जितनी भी आपकी तनख्वाह बढ़ेगी उसका 50% उसके हम आपको बॉन्ड खरीद के ही दिए जाएंगे। तो एक तीर से दो शिकार, बैंकों के वो बॉन्ड भी चले गए और सरकार को खुद से पैसा भी नहीं देना पड़े, और तीसरा कि उतना मनी सप्लाई अचानक से नहीं बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन की भी मारामारी नहीं, राइट। लेकिन ये वाला जो है कैपिटलाइजेशन बॉन्ड, वो केवल अफसरों के लिए, वो लोअर स्टाफ और पेंशनर्स को जो अवार्ड मिलेगा उनके लिए वो ऑप्शनल रहेगा, उनको जबरदस्ती वो हाथ में नहीं पहना। ठीक, आई होप कि दिमाग में आ गया। बासेल नॉर्म्स में क्या शर्त है कि बैंक की जो भी रिस्क वेट एसेट है उसके सामने 9% कैपिटल उसका होना चाहिए। ओके, सो सरकारी बैंकों के प्रोजेक्शन क्या है, 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, 120 लाख करोड़, तो उसके सामने 9% के हिसाब से कितना चाहिए था, 10.8 लाख करोड़। उस वक्त तक सरकारी बैंकों के पास 9 होगा तो एडिशनल कितना चाहिए, 1.8 लाख करोड़, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार इंद्रधनुष से देगी, बाकी का आप लेके आओ, राइट, कैपिटल मार्केट से। अब हम इसको जोड़ते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के साथ। आप याद करो, ये बोगस सरकारी बैंक जो है उनके 2010 से एनपीए का प्रॉब्लम है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि इधर मेरा कुछ इलाज ना हो तो मैं ये करूं कि ये डिनोमिनेटर को ही कम कर दूं। वो आप कैसे कम कर सकते हो, लोन में पैसा घुमाना कम करो तो ऑटोमेटिकली ये आपका जवाब कम हो जाएगा, तो ऊपर जितना कैपिटल नया लेना है वो भी जवाब कम हो जाएगा। तो ये बोगस मतलब छोटी सरकारी बैंक वाले ये कर रहे हैं कि इधर दे हैव रिड्यूस द क्रेडिट फ्लो टू इंडस्ट्रीज। वो क्या करते हैं, कहीं गोल्ड में डाल दिया या एसएलआर के अबोव भी जाके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डाल दिया या XYZ के। ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। कंपनियों को अगर पैसा लोन में नहीं मिलेगा तो हाउ विल दे एक्सपांड, नई नौकरियां, जीडीपी, वो सारे होंगे। एक बात। दूसरी बात, ये वाली बैंक अगर जाके कैपिटल मार्केट में नए बॉन्ड या शेयर भी इशू करे तो उनको खतरा लगता है। क्या, वापस Q3 2015 का रिपोर्ट याद करो, बैंक ऑफ बड़ौदा एपिक फिर 3,000 करोड़ से ज्यादा नुकसान। अब सरकारी शेयर मार्केट वाले तो उसी नुकसान को देखेंगे, तो जब बैंक ऑफ बड़ौदा वाले अपने नए एफपीओ इशू करेंगे तो मार्केट उसे रिस्पॉन्ड करके उतना खरीदेगा नहीं, या जितनी अपेक्षा होगी उस भाव में नहीं लेगा, या फिर कि ये बॉन्ड भी इशू करेंगे तो उस पर उतना रिस्पॉन्स ना आए। सो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम वो आगे चल के अपने को जो बाज़ेल नॉर्म के साथ कंप्लाई करना है उसको भी इस प्रकार से और विशेष साइकिल उसकी बनती जाए। सर्वे में कुछ आंकड़े अपने को मिलते हैं कि ये जो CRAR है मिनिमम कितना होना चाहिए, 9%। इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो 2015 मार्च में अपनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, मतलब सभी ICICI और अपने सरकारी वाले बैंक लो, वो सभी उनका कितना था, 13% था। लेकिन आप मार्च से लेके सितंबर तक आ जाओ तो ये गिर के हो गया 12.7%। तो ये क्या अच्छा है कि बुरा है, बुरा है। ये ऐसे गिरते गिरते अगर 9 से कम हो गया देन इट मे लीड टू अ बिग क्राइसिस। तो इसलिए हाँ, ये सब कुछ दवाइयां जल्दी जल्दी करने की आवश्यकता है। ठीक है, लंबा पढ़ लिया हमने। 2015 प्रीलिम में पूछा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बासेल 3 नॉर्म्स। इट सीक्स टू, ऑप्शन 1, डेवलप नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहला। दूसरा कि रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, लेकिन वहां पर की डेवलप कंट्री पे ज्यादा भार दिया गया है। थर्ड की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डेवलप कंट्रीज टू पुअर कंट्रीज टू रिप्लेस CFC फॉर रेफ्रिजरेशन। और लास्ट ऑप्शन, टू इम्प्रूव द बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। क्या जवाब होगा, लास्ट ऑप्शन, राइट।
ये 3 तो इन्वायरमेंट वाले हैं, तो आराम से आप एलिमिनेट करो तो भी यही। तो मतलब हम क्या जख मारे इतना कुछ टेक्निकल पढ़ के, बुद्धि का अपमान क्यों हो रहा है? वो आसान चीज प्रीलिम में आ गई तो आ गई, और ये भी जरूरत नहीं कि हर साल वो आसान ही निकाले। और मुख्य परीक्षा में जिस प्रकार के सवाल निकलते हैं, पर्टिकुलरली अब आप देखो जनरल स्टडीज पेपर 3 रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पेपर 2 रेगुलेटरी इश्यू, तो कहीं कुछ पूछे तो दिमाग में अपने पास होना चाहिए कि हाँ ऐसा ऐसा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए नहीं कि पूछे तो ये लिखना, अगर कुछ नहीं आए तो ये लिख सकते हो उस हिसाब से। तो फॉर द पर्पज ऑफ मेंस, बॉर्डर और इंटरव्यू साथ ही साथ हमने पढ़ लिया।